गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 13th ऑफ जुलाई, तो डिस्कस कर रहे हैं 13th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर। और उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और साथ में ही चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आइए मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं और उनके कथन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब उनको लगता है कि आपके अंदर वो हिम्मत है, वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि आप इस काम को किसी मुकाम पर ले जा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, तब वो आपको अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो लोगों से मत डरिए, लोगों के हंसने से मत डरिए, अपनी समस्याओं का मुकाबला करिए और अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सफल होने के लिए पूरा प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रॉक डे के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल रॉक डे हर साल 13th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है और इस बार भी 13th ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल रॉक डे मनाया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो रॉक है, यानी कि जो खनिज है, जो पत्थर है, उसकी उपयोगिता को बताना, मानव जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए उसकी उपयोगिता को बताना और जीव जंतुओं के लिए उसकी उपयोगिता को बताना ही अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस का महत्व है। अच्छा, भारत में एक रॉक संग्रहालय है। कहाँ पर है? तो जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, वहां पर एक रॉक संग्रहालय है जिसका नाम क्या है? एवर लिविंग म्यूजियम। तो अगर आप मेघालय जाएं तो एवर लिविंग म्यूजियम जरूर देखने जाएं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग किस्म की रॉक आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल रॉक डे के बारे में, जिसको 13th ऑफ जुलाई को हम मना रहे हैं। ओके। अच्छा, द एयर लिविंग म्यूजियम के बारे में जैसा कि मैंने बात करा कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, वहां पर आपको ये म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 6 अप्रैल 2015 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो श्री किंटे वॉर और उनकी माँ के द्वारा इस तरीके के एक द एयर लिविंग म्यूजियम की स्थापना करी गई थी मेघालय में। क्लियर? आइए बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी ने रैंकिंग दी है जून के मंथ के लिए, तो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ठीक है, तो साथ में मैं आपको बता दूं किसे चुना है। तो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है एशले गार्डनर। एशले गार्डनर और साथ में ही श्रीलंका के स्पिनर हैं, जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम है उसके स्पिनर हैं जिनका नाम है वानिंदु हसरंगा। ठीक है, तो इन दोनों क्रिकेट प्लेयर को आईसीसी का यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून के महीने के लिए। ओके। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 15 जून को 1909 में। 1909 में 15 जून को इसको स्टैब्लिश किया गया था और यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिल जाएगा। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, इसके चेयरमैन है। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई के बारे में। क्लियर? अच्छा देखो, जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज है, ओके, जिसको हम एसबीआई कार्ड कहते हैं, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, जिसको हम एसबीआई कार्ड कहते हैं, इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है अभिजीत चक्रवर्ती को। और ये 12 अगस्त से अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे। साथ में ये किसकी जगह पर इनकी नियुक्ति करी गई है? तो ये जगह लेंगे राम मनोहर राव अमारा की। किसकी जगह लेंगे? राम मनोहर राव अमारा की जगह लेंगे, जो 11 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, एसबीआई कार्ड के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलेगा और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1998 में अक्टूबर के महीने में। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, आईटीसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम है उसने नियुक्त किया है संजीव पुरी को। किसको नियुक्त किया है? संजीव पुरी को। और किससे नियुक्त किया है? तो प्रबंध निदेशक के रूप में, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव पुरी को आईटीसी लिमिटेड के डायरेक्टर बोर्ड ने। क्लियर? और इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई से ये अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अगर
आईटीसी के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। क्या नाम है? इंडियन टोबैको कंपनी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो तंबाकू का व्यापार, उसका उत्पादन, उसके संरक्षण के लिए काम करती है ये कंपनी। और इसको स्टैब्लिश किया गया था कब? 1910 में करा गया था, 24 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पुरानी कंपनी है ये। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, एक रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है पहले ये बात कर लेते हैं। देखो, वर्ल्ड लेवल की इन्वेस्टमेंट बैंक है, वर्ल्ड लेवल का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका नाम है गोल्डमैन सैश। क्या नाम है? गोल्डमैन सैश। ठीक है, तो इसने एक रिसर्च किया और रिसर्च में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो भारत है वो 2075 तक, कब? भारत जो है 2075 तक जापान को, जर्मनी को और अमेरिका को, तीनों को पीछे पछाड़ेगा। तीनों को पीछे करते हुए चाइना के बाद पूरी दुनिया का दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभर कर सामने आएगा। जैसा कि प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं कि भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसी है वर्ल्ड लेवल पर, तो 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, और गोल्डमैन सैश का जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 2075 तक विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी और फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? तो चाइना होगा। क्लियर? अच्छा देखो, ये जो अच्छा उसके पीछे का रीजन भी बताया गया है गोल्डमैन सैश के द्वारा। वो रीजन क्या है देख लेते हैं। तो उसमें बोला गया कि सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि आज के प्रेजेंट टाइम में हमें अच्छे से पता है कि चाइना को पछाड़कर भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। तो उन्होंने बोला कि एक तो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद से जो विदेशों पर निर्भरता है वो भारत की कम हो जाएगी, जो श्रमिक हैं, जो लेबर वर्ग है, उसकी उत्पादकता में काफी ज्यादा वृद्धि होगी, भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा वृद्धि होगी, लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर पाएंगे। तो इसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी 2075 तक। रिपोर्ट दी है गोल्डमैन सैश रिसर्च के, रिपोर्ट में बताया गया है। ओके, तो हमने बात कर ली गोल्डमैन सैश रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में। अच्छा देखो, ये स्थिति बताई जा रही है रिपोर्ट में क्या है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था आप देखोगे तो कितनी है, तो भारत जो है 5th नंबर पे है 3.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ में। यानी प्रेजेंट टाइम में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर की है। ओके, नंबर फर्स्ट पे अमेरिका है 23.3 के साथ, चाइना 77.7 के साथ सेकेंड नंबर पे, जापान 4.9 के साथ थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पे जर्मनी है 4.3 के साथ, और फिफ्थ पे भारत है और ब्रिटेन 3.1 है। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर ये स्थिति प्राप्त करी है। अच्छा, 2075 के लिए जो रिपोर्ट दी गई है उसमें क्या है, चाइना 57 के साथ फर्स्ट नंबर पे रहेगा और भारत 52.5 के साथ सेकंड नंबर पे रहेगा, और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा, फिर यूरोप के देश रहेंगे और फिर जापान रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज कवर करा था कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, जो जयशंकर जी हैं वो कहाँ गए थे, वो गए थे तंजानिया की यात्रा पर। तो तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास जो है अपनी एक ब्रांच खोलेगा, ऐसी उन्होंने घोषणा करी थी। तो अब जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने बोला कि जो दिल्ली आईआईटी है, यानी जो आईआईटी दिल्ली है वो भी अपना एक ब्रांच खोलेगा। कहाँ पर खोलेगा, तो संयुक्त अरब अमीरात के में एक अबू धाबी में एक अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलेगा आईआईटी दिल्ली। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली कि जो हमारी आईआईटी दिल्ली है उसकी एक ब्रांच खुलेगी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ओके, अच्छा यहाँ पर जो बात हो रही है वो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कौन है, तो महासचिव है शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा। ये 10 जुलाई को भारत आए और 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, यानी कि 5 दिन की यात्रा पर आए हैं भारत ये। और ये महासचिव हैं, इनका नाम क्या है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा, और ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं। 5 दिन तक ये भारत रहेंगे, जिसमें इन्होंने 11 जुलाई को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कई सारे धर्मों से रिलेटेड नेता थे और साथ में शिक्षाविद थे। उसको उसको उन्होंने संबोधित किया और ये बोला कि जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के लिए रहने के लिए भारत एक सुरक्षित देश है और पूरी दुनिया में भारत अपनी शांति के लिए, सद्भाव के लिए और भाईचारे के लिए जाना
जाता है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है 2011 की जब जनगणना करी गई थी तो उसमें ये बताया गया था कि भारत में मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो भारत में 172.2 मिलियन लोग हैं जो मुस्लिम हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 18 मई को करी गई थी 1962 में मक्का में। मक्का में 1962 में 18 मई को मुस्लिम वर्ल्ड लीग की स्थापना करी गई थी जनरल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो कुरान और सुन्नत हैं, ठीक है ना, जो इस्लाम और कुरान और सुन्नत, इनके जो उदारवादी मूल्य हैं, इनके जो मॉडरेट वैल्यूज हैं, इसको पूरी दुनिया में बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ओके, आइए एक न्यूज पढ़ते हैं कर्नाटका के हम्पी से। देखो 9 जुलाई को कर्नाटका के हम्पी में क्या हुआ था, कर्नाटका के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई थी। किसकी बैठक हुई थी, G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई थी कर्नाटका के हम्पी में 9 जुलाई को। और इस समय जब ये बैठक हुई तो जो हम्पी है वहीं पर एक सुंदर कला केंद्र है, सुंदर कला केंद्र है। तो सुंदर कला केंद्र में एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी किस चीज पर लगाई गई है, तो लंबानी वस्तुओं पर लगाई गई है, जिसमें 450 जो लंबानी महिला कारीगर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और लगभग 1755 पैच वर्क शामिल किया गया था इस प्रदर्शनी में, जिसकी वजह से सुंदर कला केंद्र की जो सचिव हैं जिनका नाम है श्रुति मुनियप्पा, उन्होंने ये बताया कि इस प्रदर्शनी की वजह से ही, जो लंबानी वस्तुओं के प्रदर्शन की वजह से ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस प्रदर्शनी को शामिल किया गया है। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली लंबानी वस्तुओं का जो सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया है उसके बारे में। कर्नाटका के हम्पी में जो सुंदर केंद्र है वहां पर ऐसा किया गया। ओके, कर्नाटका के बारे में जानते हैं, समझते हैं। जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम किसी स्टेट, किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी डिटेलिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर कर्नाटका के बारे में बात करेंगे तो आप मैप में देख सकते हो कर्नाटका की स्थिति, यानी भारत के साउथ पश्चिम में कर्नाटका आपको दिख जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्यों जाना जाता है, बेंगलुरु को दो चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, और उसके बाद भारत का सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी और नए विचारों के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु को। यहाँ पर कन्नड़ प्रमुख रूप से बोली जाती है, कन्नड़ यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और यहाँ पर इंग्लिश भी काफी मात्रा में बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक नृत्य कौन सा है, तो यक्षगान है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक पशु भारतीय हाथी और आधिकारिक पक्षी भारतीय रोलर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर एक परेड निकाली जाती है फ्रांस में। ठीक है, अच्छा फ्रांस में जब ये 14 जुलाई को परेड निकाली जाती है, ये बैस्टिल दिवस मनाया जाता है, तो इसे फेटे नेशनले फ्रांसेस के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय जो बैस्टिल था, बैस्टिल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। तो वो जो ऐतिहासिक घटना हुई थी उसी के याद में हर साल फ्रांस में 14 जुलाई को क्या किया जाता है, बैस्टिल एक दिवस मनाया जाता है और इसके लिए परेड निकाली जाती है। तो इस परेड में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। अच्छा, इस बैस्टिल डे परेड में इनको आमंत्रित भी किया गया, साथ में अच्छा देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भारत की जो तीनों सेनाओं की सैन्य टुकड़ियां हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, अब कौन कौन किस सेना को लीड करेगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो कैप्टन अमन जगताप, ठीक है, कैप्टन अमन जगताप जो है, जो भारतीय सेना दल है उसका नेतृत्व करेंगे। कमांडर व्रत बघेल हैं, वो भारतीय नौसेना दल का नेतृत्व करेंगे। और स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी हैं, वो भारतीय वायुसेना दल का
नेतृत्व करेंगे। और साथ में ही भारत की जो पंजाब रेजिमेंट है वो पार्टिसिपेट कर रही है, पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी पार्टिसिपेट कर रही है। और पंजाब रेजिमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट के रूप में इसे जाना जाता है। और इसके अलावा एक रेजिमेंट बैंड, राजपूताना राइफल रेजिमेंट बैंड भी शामिल हो रहा है। और इस राजपूताना राइफल रेजिमेंट बैंड की स्थापना कब करी गई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना करी गई थी राजस्थान के नसीराबाद में। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है जान लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो अवैध दवाइयां हैं, ठीक है, अवैध जो ड्रग्स हैं या अवैध जो पदार्थ हैं, उनका प्रवाह हो रहा था, यानी एक देश से दूसरे देश में ये चीजें जा रही थी। तो दोनों देशों के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड। ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड के नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है अवैध पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए, जो इलीगली एक देश से दूसरे देश में, यानी भारत से अमेरिका या फिर अमेरिका से भारत में आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कई सारी जांच करी जाएगी, जिसमें जो अवैध नशीली दवाएं हैं उसकी तस्करी हो रही थी, उस पर रोक लगाई जाएगी। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो गंभीर बीमारी के इलाज के रूप में काम आती हैं, लेकिन इसको इलीगली बेचा जा रहा था, इस पर काम किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो इस विषय पर काम कर रही हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं DRI के बारे में, ठीक है। और साथ में ही संयुक्त राज्य अमेरिका और का जो खाद्य और औषधि प्रशासन है यानी FDA है, सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा CBP, होमलैंड सुरक्षा जांच। तो आप देख सकते हैं कि कई सारी एजेंसियां मिलकर इस पर काम करेंगी। और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड। ओके, स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, देखो फार्मास्यूटिकल और उपकरणों, फार्मास्यूटिकल जो चीजें हैं जिसमें अवैध रसायन है जिनका उपयोग किया जाता है, अवैध रूप से जो नशीली दवाएं हैं उसकी तस्करी करी जाती है, उस पर रोक के लिए काम किया जाएगा। ओके, तो हमने बात कर ली ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड के बारे में। अच्छा देखो, एक और न्यूज़ है, वो क्या है देखते हैं। देखिए, ये डेल टेक्नोलॉजीज है और ये इंटेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एक टाई अप हुआ है, एक समझौता हुआ है। समझौता किस चीज़ के लिए हुआ है? समझौता इस चीज़ के लिए हुआ है कि जो भारत का तेलंगाना राज्य है, वहाँ पर लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में क्या किया जाएगा? एक AI लैब स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक लैब को स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में। और इसके लिए टाई अप हुआ है डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल के बीच में। अब इससे क्या होगा? इसका उद्देश्य ये है कि जो डिजिटल कौशल, यानी कि जो डिजिटली स्किल अपना बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे अगर स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और इसके तहत एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है AI फॉर यूथ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, इस प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम के तहत ही एक शैक्षिक पाठ्यक्रम चलाया जाएगा और उनको उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिससे कि उनको भविष्य में इस फील्ड में क्या हो पाएगी? नौकरियां मिल पाएंगी। ओके, क्लियर? अच्छा, साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यानी जो AI है, उसके माध्यम से हम सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। या अगर सोशली कोई एक्टिविटी इस तरह की हो रही है, कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है, कहीं पर अपराध हो रहा है, तो उसमें किस तरीके से हम AI का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, AI स्किल्स लैब के बारे में देखो, यहाँ पर जानकारी दी गई है कि लैब में क्या क्या काम किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर स्पेशली आप देख सकते हैं कंप्यूटर विजन, सांख्यिकी, डेटा एनालिसिस का काम किया जाएगा, ठीक है। और साथ में ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो AI है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उसके माध्यम से किस तरीके से जो हमारा सोशल लाइफ है उस पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप से किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, इन सब बातों के ऊपर AI स्किल लैब में काम किया जाएगा। ओके, तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नई खबरों के साथ में और नई विचारधाराओं के साथ में। तब तक आप खूब खुश रहिए, खूब अपना ख्याल रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।
और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर भी हम अपना जो कंटेंट है वो शेयर कर देते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।